हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रिक्शन का सेकेंड लेक्चर और एनएलएम का 8वां लेक्चर। जो एनएलएम पोर्शन जो हमारा चल रहा है उसका कौन सा लेक्चर है? ये 8वां लेक्चर है। और फ्रिक्शन जो हम कर रहे हैं, फ्रिक्शन जो हमने एनएलएम के अंदर ही होता है, वो जो शुरुआत किया उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के ओवरव्यू पे बात किया और फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है वो बात किया। मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन जेईई मेंस में आया हुआ, पिछले ही साल आया हुआ एक क्वेश्चन के साथ। तो वो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए एक बार। क्वेश्चन क्या है? अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट समझते हो, वो जो आटा चक्की चल रहा होता है उसके अंदर एक बेल्ट चलता है, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कभी देखो, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस तरीके का होता है, ये जो है यहाँ पे कुछ चक्का टाइप होता है और ये इधर से बेल्ट लगा हुआ होता है इस तरीके से, यहाँ भी चक्का होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट। अगर आपको सवाल लिखना है तो सवाल आप, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, वहाँ लिख भी सकते हो, या फिर मैं लिख देता हूँ कि जेईई में कब आया हुआ है ये। 2022 जेईई मेन 2022। और शिफ्ट कौन सा है? 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट। 27 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट। एम लिख देता हूं, इससे आप समझ जाओ। एम मतलब मॉर्निंग शिफ्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार वापस मैं पढ़ता हूं। अ बैग इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये आपका चल रहा है। ये कैसे चल रहा है? विद 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके ऊपर हमने एक बैग को ड्रॉप किया है। अब बैग का जरूरत नहीं है कि हम बैग एग्जैक्ट जैसा होता है वैसा बनाएं, आपको सिंपल बैग को एक डब्बे से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, ये बैग, इसको ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप मतलब समझ रहे हो? ड्रॉप मतलब जस्ट इसको इस पर रखा गया है आराम से, बहुत धीमी गति से। ऐसा नहीं कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता है। जैसे सपोज करो ये चीजें हैं, ये आगे की तरफ चल रही है, तो इसके ऊपर हमें कोई चीज को ड्रॉप करना है, मतलब आराम से इस पे रख देना है। तो वही चीज यहाँ पे क्या गया, बैग को ड्रॉप किया गया, इस पे जस्ट रखा गया। ठीक है, और कन्वेयर बेल्ट का स्पीड दिया हुआ है आपको 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कन्वेयर बेल्ट एंड द बैग इज 0.4। मतलब ये जो कन्वेयर बेल्ट है, ये बेल्ट है और ये बैग है, इन दोनों के बीच में जो सरफेस है, इस सरफेस का म्यू कितना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो पिछले लेक्चर में हमने बात करी है, कितना है? 0.4। आपको मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में ये ऑलमोस्ट लाई करते रहता है। ठीक है, उसके बाद है इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट। ये जो बेल्ट है इसके ऊपर इनिशियली क्या होता है, ये बैग जैसे ही आपने रखा इसके साथ साथ नहीं चलने लगा, ये क्या हुआ? स्लिपिंग हुआ। स्लिपिंग मतलब इन दोनों सरफेस का अभी कांटेक्ट पूरी तरह से बना नहीं है। वो जैसे रखा ये चल रहा था, इस पे आपने रखा तो ये चल ही रहा है ऐसे। मतलब जैसे ये देखो, ये आगे चल रहा है, ये यहाँ ड्रॉप किया तो ये आगे चल रहा है, ये हो सकता है पीछे की तरफ आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पीछे की तरफ ऐसे आ रहा है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट आगे आगे जा रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है? स्लिपिंग हो रही है। इनिशियली क्या हो रही है? स्लिपिंग। ओके, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है। और क्या कह रहा है यहाँ पे? इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो यहाँ फ्रिक्शन है, तो क्या होने वाला है? थोड़ी देर बाद, पहले तो स्लिपिंग हुई, सबसे पहले ये कन्वेयर बेल्ट चल रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, इस पे हमने बैग रखा और बैग रखने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे स्लिपिंग हुई और स्लिपिंग होने के बाद कुछ समय बाद क्या हुआ? ये स्लिपिंग स्टॉप हो गई और ये कन्वेयर बेल्ट के साथ में ये चलने लगा। तो आपको सवाल ये है कि ये कितने दूर बाद, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद ये स्लिपिंग इसकी स्टॉप हो गई। ये बेल्ट पे आया, टकराया, रुका, स्लिपिंग चालू हुआ। स्लिपिंग के बाद ये धीरे धीरे फ्रिक्शन जो है इसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जाके ये बेल्ट के साथ साथ चलने लग गया। अब वो आपको बताना है कि कितने दूर बाद, कितने टाइम नहीं, कितने दूर बाद, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद या कितने डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद आपका ये बैग है ये इसके साथ साथ चलने लगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्शन का जेईई मेन 2022 27 जुलाई को आया हुआ है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हमें नजर आ रहा है? जैसे हमने ड्रॉप किया तो क्या हुआ होगा?
आपने ड्रॉप किया होगा ऊपर से जीरो वेलोसिटी, ड्रॉप का मतलब जीरो वेलोसिटी से रख देना, है ना, मतलब हमने ऊपर से जो रखा है इसके ऊपर कोई भी ना नीचे का वेलोसिटी दिया ना ही इधर का वेलोसिटी दिया, तो बिल्कुल इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन इस कन्वेयर बेल्ट का जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर ये शुरुआत में स्लिपिंग हुआ है और बाद में ये इसके साथ साथ चलने लगा, इसका मतलब क्या है, मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि इनिशियली में जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, ये जो बैग है इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था वो इतना नहीं है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अभी तक इसको एबल नहीं है कि इसको साथ साथ लेके चले जाए शुरुआत में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके साथ में पहुंच जाएगा। अब ये आपको बताना है कि कितने दूर बाद जाके ये पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको भी, ये जो बैग है फाइनली अगर इसको साथ चलना है, इफ द बैग हैज टू मूव टुगेदर, है ना, अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो, इसको भी, इस बैग को भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है, इस बैग को भी 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस बैग को अगर 2 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ना पड़ेगा और इनिशियली इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, जीरो, क्योंकि हमने तो कुछ दिया ही नहीं, ड्रॉप किया है हमने बस, तो इसकी वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में इनिशियली क्या है, जीरो। आप यहां लिख सकते हो ये जो बैग है इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर क्या है, जीरो, तो हम बोल सकते हैं u बराबर जीरो। क्या बात समझ आ रही है, u बराबर जीरो। लेकिन म्यू हमें दिया हुआ है ना, म्यू कितना दिया है, 0.4 दिया है, ठीक है। और इस बैग का कोई मास वगैरह कुछ भी नहीं दिया है हमारे पास, और सिर्फ बोला गया है आपको g बराबर कितना लेना है, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां अगर मैं बोलूं कि यहां फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यहां मैं बोलूं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन क्या लगता है बोलो, म्यू इंटू नॉर्मल लगता है, पता है आपको, म्यू इंटू नॉर्मल लगता है। तो म्यू कितना है आपका 0.4, और इसका जो भी मास होगा, सपोज करो m मान लेते हैं हम मास, है ना, तो m मास के कारण नीचे क्या लगाएगा फोर्स, mg, और यही नॉर्मल हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल क्या होने वाला है, म्यू इंटू mg। क्या बात क्लियर है? अब बताओ कि इस पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण एक्सेलेरेशन क्या आ पाएगा, एक्सेलेरेशन क्या आएगा बोलो, ये जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पे अपॉन इसका मास, यही तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो इसको यहां लिखो 0.4 इंटू mg डिवाइड बाय इसका मास, तो m से m कट गया तो कितना बच गया, 0.4 मल्टीप्लाई बाय g कितना है 10, तो इसको हटाओ, ये कितना बन गया बोलो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जैसे ही ये इस पे ड्रॉप किया, ड्यू टू फ्रिक्शन आपका इस बैग का एक्सेलेरेशन कितना होने वाला है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब इस एक्सेलेरेशन से आपको देखना है कि 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी कब हो जाएगी, उस जगह तक, मतलब जब भी होगी उतने देर में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको बस निकालना है। क्योंकि ये एक्सेलेरेशन तो हो गया, ये आपको पता चल गया क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यू दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुकी है हमारी। ये एक्सेलेरेशन से मूव करने वाला है, कौन सा, ये ब्लॉक मूव करने वाला है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखो कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। आपके पास u कितना दिया हुआ है, 0 इन दिस डायरेक्शन, है ना। एक्सेलेरेशन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस डायरेक्शन। आपको क्या करना है, वेलोसिटी को करना है 2 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड से बेल्ट भी मूव कर रही है, ये भी मूव करेगा, इसका मतलब दोनों साथ हो गया। तो आपको भी फाइनली जो करना है वो करना है 2 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है, इससे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा है आपने, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। तो v कितना करना है, 2 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0 प्लस a कितना है 4 इंटू टाइम हमें निकालना है। बताओ यहाँ से टाइम क्या आएगा, 0 का तो कोई मोल है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू t, सो t इक्वल टू हाफ सेकेंड। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? आधे सेकेंड बाद, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आधे सेकेंड बाद ये जो आपका बैग है ये कन्वेयर बेल्ट के साथ चलने लग जाएगा। हो सकता है आपने रखा और आपको पता भी नहीं चला कि ये कब बेल्ट के साथ चलने लग गया। 1 सेकेंड आप सोचो कट से हो जाता है ना, मतलब आपने पलक झपका और 1 सेकेंड गायब, और ये आधे सेकेंड बाद जो है आपका बैग इसके साथ चलने लगा। तो हो सकता है आपकी आंखों से आपको दिख भी ना पाए कि आपने रखा और वो साथ साथ चलने लग गया, लेकिन यहाँ आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आधे सेकंड बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि ये इसके साथ चलेगा। तो आधे सेकंड में ये दूरी कितनी तय करेगी, ये कहां से निकालते हैं, ये भी काइनेमेटिक्स का खेल है। सिंपल क्या करते हैं बोलो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो यहाँ,
तो यही मैं दिखा देता हूँ, देखो बहुत सिंपल है। S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, U कितना है, U आपका 0, यू टी खत्म, 0 प्लस हाफ ए 4 है और t का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो ये कट गया, तो क्या हो गया 1/2 मीटर। मतलब ये बेल्ट जो है थोड़ी स्पीड से तो चल रही है ना। हाफ मीटर मतलब समझ रहे हो, 500 सेंटीमीटर है ना। 1 मीटर की दूरी इतनी कुछ होती है, एक हाथ के आसपास है ना। तो इसकी आधी दूरी, इतना सा दूरी चलने के बाद बेल्ट जो है चल रहा है, इतनी सी दूरी चलने के बाद ये आपका ब्लॉक जो है इसके साथ साथ चलने लग जाएगा। और ये सवाल आया था आपका जेईई मेन 2022 में, ये 4 नंबर देखे गया था। आप देख रहे हो ना, काइनेमेटिक्स भी इसने यूज किया और साथ साथ फ्रिक्शन का भी बहुत सिंपल सा यूज करके आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन बना के दिया। तो आपको यही समझना है कि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, आगे आज मूव करेंगे। आज पहला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पुश और पुल। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि पुश आसान होता है या फिर पुल आसान होता है, तो उस पर आज हम पहला चीज करने वाले हैं, पुश आसान है या फिर पुल। फटाफट लिखो इसको। सवाल तो मैं मिटा सकता हूं, इधर आंसर तो इधर ही है, सवाल मिटा देता हूं। पुश आसान है या फिर पुल आसान है, क्या लगता है आपको, क्या आसान है, क्या लगता है? कई बार मैं पूछता हूं, जब ऑफलाइन क्लास ले रहा होता हूं तो मैं पूछता हूं तो बहुत सारे आंसर आते हैं कि पुश आसान है, कुछ आंसर पुल के भी आते हैं, लेकिन पुल में ऐसा लगता है कि ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, और पुश करने में तो लगता है कि चलो धकेल ही देंगे, है ना। तो बच्चों का आंसर यही होता है मोस्टली कि पुश जो है वो ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू पुल। तो आज हम देखेंगे कि जो फिजिक्स क्या कहती है आपकी कि पुश आसान है या फिर पुल। तो एक ऑब्जेक्ट मैं लेता हूं यहां, देखो, चलो इधर आप लिखो तब तक। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूं यहां, 2 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट का मास 10 kg और इसका भी 10 kg। एक को मैं पुश करूंगा, धक्का दूंगा, और एक को पुल करूंगा। ठीक है, ये लो, एक को मैंने फोर्स लगाया और दबा के यहां से पुश कर रहा हूं। ठीक है, ये जमीन है, और इसको मैं यहां से पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं एफ फोर्स लगा के विद द सेम एंगल। कोई हम एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये सपोज करो 30 डिग्री है, तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है आपका ये 30 डिग्री है। एंगल कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एंगल चेंज होने के कारण जो है आपका कोई भी डिफरेंट आंसर आ गया था। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ ना कुछ हमें फ्रिक्शन रखना है ऑब्वियसली, क्योंकि आइडियल कंडीशन की बात हमने अब खत्म कर दी है, एनएलएम में ही हमने खत्म कर दी। तो यहां पे जो हम रखेंगे म्यू, इसका सपोज करो म्यू 0.4 है, तो अगर यहां पे मैंने म्यू 0.4 रखा तो यहां पे भी क्या रखना पड़ेगा 0.4, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि ये चीटिंग है। ठीक है, और चीटिंग हम करते नहीं, है ना। तो 10 kg का मास है, इस पे आपने एक फोर्स लगाया, यहां पे भी 10 kg का मास है, इस पे भी आपने एक फोर्स लगाया, है ना। अब हमें देखना है कि कितना फोर्स लगेगा ताकि ये मूव करेगा, या फिर आप यहां से चेक कर सकते हो कि कितना। देखो, पुश या पुल में आसान होने का क्या मतलब है, आसान होने का इतना मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स यहां कितना लगेगा, है ना। अगर आपने फोर्स लगाया है F, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या होगा फोर्स, बताओ। F का cos 30, F cos 30, यहां भी आपने F फोर्स लगाया तो इसका भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा बोलो, F cos 30। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने सेम फोर्स लगाया, किसी में भी डिफरेंट नहीं लगाया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, डिफरेंस देखना क्या होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने सेम फोर्स लगाया, अब पीछे की तरफ जो भी फोर्स लगेगा ना इस पे फ्रिक्शन का, ये डिफाइन करेगा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट चलना आसान था या फिर मुश्किल था। अब देखो यहां भी बात करूं, ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स F cos 30 ही लगाया, तो पीछे की तरफ जो है इस पे फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, और यही डिफाइन करेगा हमारा कि पुश आसान है या फिर पुल आसान है। तो ये वाला मैं मिटा देता हूं, इधर का हो गया होगा आपका। अब बताओ फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन का फोर्स जो है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, वेरी गुड। ठीक है, तो म्यू इंटू नॉर्मल हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है क्या होगा बताओ, F इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल होगा,
तो म्यू कितना है हमारे पास 0.4, और बताओ नॉर्मल क्या है। यहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन होगा आपका म्यू इंटू नॉर्मल, और आपका म्यू कितना है 0.4 सेम चीज, और नॉर्मल कितना है। यही आपका सारा खेल पलट जाएगा। देखना ध्यान से, ये 10 kg है, इसका मैं एफबीटी बना के दिखाता हूं। यहाँ ये देखो, ये 10 kg है, नीचे क्या लगाएगा mg लगाता है, तो m इंटू जी है ना, 100 न्यूटन हो गया। 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो ध्यान से, ये जो फोर्स F इधर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट किधर होगा नीचे। समझ आ रही है बात। तो ये कितना एंगल है, ये 60 डिग्री, तो F cos 60 यहां आएगा, मतलब F/2। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये ब्लॉक पे भी तो लग रहा है, तो ब्लॉक पे लग रहा है, तो ब्लॉक पे लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का भी है, ये कितना है, ये है आपका F cos 30, मतलब F इंटू √3/2, और नीचे है कितना F/2। क्या बात समझ आ रही है। और हमें पता है कि ये फोर्स नीचे, ये भी फोर्स नीचे, और आपका नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब यहां पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये ब्लॉक ऊपर नीचे डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन क्या है आपका 0। क्लियर है। अब एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। तो ऊपर लगने वाला फोर्स कौन है बोलो, नॉर्मल है, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू ये नीचे लगने वाला फोर्स दैट इज F/2, एंड प्लस में क्या बोलेंगे 100। तो आपका नॉर्मल कितना हो गया F/2 प्लस 100, ठीक है। अब यहां नॉर्मल निकालते हैं, क्या होगा, ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट किधर होगा ऊपर, जो कितना होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये क्या हो जाएगा F cos 60 कितना होगा F/2। F/2 ऊपर लग रहा है इस बार। अब इसका एफबीटी बना लेते हैं। देखो ये क्या है 10 kg है ना, और नीचे क्या लगेगा 100, ऊपर क्या लगेगा F/2, और नॉर्मल भी किधर लगता है, ऊपर ही लगता है, तो ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल। यहां जो नॉर्मल, यहां भी आपको पता है इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, 0 है, तो यहां पे ऊपर लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। तो यहां हम क्या लिखेंगे बोलो, यहां लिखेंगे आपका नॉर्मल प्लस F/2 इक्वल्स टू 100। तो यहां जो नॉर्मल होगा ये क्या होने वाला, F/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा बोलो 100 माइनस F/2। क्लियर है यहां तक बोलो। तो यहां नॉर्मल 100 माइनस F/2 है, और यहां नॉर्मल 100 प्लस F/2 है। तो आपका जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है। म्यू हमने लिख दिया, नॉर्मल यहां मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल क्या होगा बोलो F/2 प्लस में 100, ठीक है। और यहां क्या होगा नॉर्मल F/2 है ना, ये देखो 100 माइनस F/2, ये क्या हो गया 100 माइनस F/2। तो ये आपका देखो ध्यान से देखो 0.4 वही है, 0.4 वही है, यहाँ F/2 प्लस 100 है, यहाँ पे 100 माइनस F/2 है, मतलब यहाँ पे 100 में कुछ जुड़ा हुआ है F/2, और यहाँ पे 100 में कुछ घटा हुआ है। तो ये वाला क्या होगा आपका कम होगा, ये वाला क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की, मान लो ये F1 आ रही है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी फ्रिक्शन की ये मान लो F2 आ रही है, तो कौन सा बड़ा होगा, F1 विल बी ग्रेटर देन F2। अगर आपका फ्रिक्शन F1 ग्रेटर है देन F2, तो इसमें क्या होने वाला है बताओ, फ्रिक्शन F1 ग्रेटर है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, तो आप जो ये फोर्स लगा रहे हो ये तो सेम ही है F cos 30, यहाँ पे भी इधर सेम ही है F cos 30, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लग गया, मतलब हम धकेलना तो चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन ये रोकने वाला बहुत तेज हो गया, तो यहाँ पे हमें ज्यादा दम लगाना पड़ेगा कोई भी चीज को पुश करने में। तो इसका मतलब क्या है, पुश आपका बहुत टफ होता है एज कंपेयर टू पुल। ये जो पुल कर रहे हो इसमें आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। फोर्स क्यों कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स ही घट गया। और फ्रिक्शन फोर्स क्यों घटा, क्योंकि आप ऊपर जो ये जो फोर्स ऊपर लगाए हो इसका एक कंपोनेंट जो है वो क्या किया है, नॉर्मल को घटा दिया, और नॉर्मल घटते ही क्या हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स घट गया, और फ्रिक्शन फोर्स घट गया तो आपका जो इधर फोर्स लगा रहे हो ये आसान हो गया। समझ आ रही है बात। तो आपको ये फिजिक्स जो है ना आपको समझाती है कि आप कोई भी चीज को, कोई बड़ा सा बॉक्स है सपोज करो, उसको पुश करके ले जाना है या फिर उसमें करी लगा के पुल करके ले जाना है। समझ रहे हो, ये कांस्टेंट आपको समझाती है ये चीज। अगर मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू भी दे दूं, सपोज करो एक वैल्यू दे देता हूं फोर्स का, यहाँ पे 100 दे दूं, 100 न्यूटन, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, 100 न्यूटन है तो इधर नीचे वाला ये क्या होगा 100/2 दैट इज 50, और यहाँ क्या होगा बोलो इधर डायरेक्शन में कितना लगेगा 100 इंटू cos 30 √3/2 दैट इज 50√3। क्लियर है ये बात। इधर भी जो है 50√3 होगा, है ना।
अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, दोनों का एक्सीलरेशन निकाल के देखते हैं एक्सीलरेशन क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा इस फ्रिक्शन को भी एक बार निकालते हैं। यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है F1 क्या आएगा, ये जो F1 आ रहा है ये क्या आएगा बोलो, 0.4 मल्टीप्लाई बाय F/2, 0.4 मल्टीप्लाई बाय ये F/2 कितना हो गया 50, 50 प्लस 100 कितना होगा 150, इसको हटाओ 0 से 0 कट गया, ये हो गया कितना 60। तो 60 न्यूटन का क्या आ रहा है आपके पास, फ्रिक्शन आ रहा है F1। क्या बात समझ आ रही है, 60 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा है और आपका F cos 30 कितना है 50√3। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है 50 इंटू √3, 50 इंटू 1.73 कितना हो जाएगा 85 के आसपास आएगा। मान लो 1.7 अगर लेता हूं मैं तो ये ऑलमोस्ट 85 न्यूटन आएगा। ठीक है, आगे की तरफ आप 85 न्यूटन लगा रहे हो, पीछे आपका 60 न्यूटन लग रहा है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने आगे 85 न्यूटन लगाया और पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका 60 न्यूटन लग रहा है। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस माइनस दिस दैट विल बी 25 डिवाइड बाय दिस मास दैट इज 10 और ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही सेम चीज इसमें करते हैं, यहां जो फ्रिक्शन होगा देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना 100 माइनस F/2 कितना था 50, तो ये हो गया -50 दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ये हो गया नॉर्मल। अब फ्रिक्शन अगर निकाले तो क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज 50, तो यहां से क्या होगा 10 कट गया, ये 20 न्यूटन, ये हो गया आपका फ्रिक्शन। आपने आगे इसमें भी 85 ही लगाया है तो देखो क्या होगा 85 न्यूटन आपने आगे लगाया, माइनस पीछे जो लग रहा है वो फ्रिक्शन है 20 एंड अपॉन मास क्या होगा आपका एक्सेलरेशन, अपॉन मास कितना है 10 65 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आपने फोर्स सेम ही लगाया है लेकिन हो क्या रहा है, एक जगह पे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपका बॉडी मूव कर रहा है और दूसरी जगह पे 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुल जो है वो आसान होता है। हम इस स्टेटमेंट को कट करेंगे और हम क्या बोलेंगे, पुल इज इजियर, ये लिख लेना लास्ट में, पुल इज इजियर देन पुश। क्लियर है ये चीज, ये लिख लेना है आपको। फाइनली हमने ये समझ गए कि पुल और पुश में आसान कौन सा है। अब हमारे पास एक थ्योरी का पोर्शन और है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। जल्दी से इसको लिखो फटाफट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ये दो टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। फ्रिक्शन के अंदर आपका एनएलएम भी पूरा इंक्लूड होता है और जितना भी क्वेश्चन एनएलएम का आ रहा था मतलब विदाउट फ्रिक्शन आ रहा था वो भी इंक्लूड हो जाता है और साथ में फ्रिक्शन का भी इंक्लूड हो जाता है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं मिटाता हूं, अगर आपको लिखना है अभी और बचा हुआ है तो आप पॉज करें और उसके बाद लिखें। मैं इधर मिटाता हूं ताकि आपका टाइम जो है यहाँ पे ज़्यादा खर्च ना हो। चलो इसको मिटाते हैं। इधर वाला पोर्शन तो ये पहले का ही है आई गेस, हाँ ये पहले का ही है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो समझते हैं पहले। देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो क्या सीख रहे हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपको बोल दिया जाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालो तो क्या करोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये m मास का है, ये धरती पर रखा हुआ इस तरीके से। अब ये मान लेते हैं इधर फोर्स लगाया आपने, F फोर्स लगाया, ओके। जब आप ये F फोर्स लगाओगे तो क्या होने वाला है इस पे, ये अगर यहाँ पे कोई ना कोई म्यू है, फ्रिक्शन है, तो क्या होगा, ये आगे तो बढ़ेगा लेकिन फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ लगेगा। बात समझ आ रही है। m मास है तो नीचे mg भी लगेगा। यहाँ FBD मैं बनाता हूँ, देखो ये m मास है तो क्या होने वाला है, नीचे लगेगा mg फोर्स, ऊपर लगेगा आपका नॉर्मल, और जो आपने फोर्स ऐसे लगाया है उसके कारण एक पीछे की तरफ इधर क्या लगेगा बोलो, फ्रिक्शन। क्या बात समझ आ रही है, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन लग गया इधर, नॉर्मल लग गया इधर। यहां पे देखो ध्यान से, दो फोर्स है जो कांटेक्ट में है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा कौन सा, नॉर्मल।
तो ये दोनों फोर्स एक साथ अगर हम इसको बोले तो इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे समेशन कर दूं, मतलब रिजल्टेंट निकाल दूं, तो क्या होने वाला है बोलो? इधर लगेगा, ये होगा रिजल्टेंट, है कि नहीं? ये रिजल्टेंट होगा। अब ये रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे? ये रिजल्टेंट निकलता है रूट अंडर, याद आया, वेक्टर का एडिशन, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? तो ये n का स्क्वायर प्लस ये f का स्क्वायर प्लस 2nf cos थीटा, मतलब ये एंगल कितना है? 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो ये फाइनली क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये होता है आपका रिजल्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अगर आपको बोले कांटेक्ट फोर्स कितना है तो आप यही निकालोगे, सिर्फ n या सिर्फ f नहीं निकालोगे। अगर आपका फ्रिक्शन नहीं है तो ओनली n हो जाएगा, अगर आपका नॉर्मल नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो दिस इज कांटेक्ट फोर्स। अब आपको क्या करना है, ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल और जो आपका रिजल्टेंट है, मतलब कांटेक्ट फोर्स है, इस दोनों के बीच का एंगल देखना है। वो क्या होगा? ये जो एंगल है, अगर आप इसको अल्फा बोलते हो तो आपको यही एंगल निकालना है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये एंगल कैसे निकालोगे? चलो इसका हम tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा कैसे निकलेगा बोलो? इसका tan निकालेंगे तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक लाइन बनाओ, इसके आगे जो सामने वाला होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बोलो? ये जो पीछे फोर्स लग रहा है वही तो है, ये जो फ्रिक्शन इधर है वही चीज तो यहाँ पे भी है, तो ये भी फ्रिक्शन ही है बेसिकली। तो ऊपर लगेगा फ्रिक्शन और नीचे क्या लगेगा बोलो? ये बेस। बेस क्या है आपका? नॉर्मल। तो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। फ्रिक्शन होता क्या है? म्यू इंटू नॉर्मल अपॉन में नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, क्या बन गया? म्यू। तो tan अल्फा आपका क्या हो गया बोलो? tan अल्फा हो गया म्यू के बराबर, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स म्यू। कहने का मतलब अगर आपको बोले एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे? tan इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दोगे, दैट इज एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? चलो इसके बाद हम मूव करेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? अगर आपको बोला जाए ये निकालने के लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो यू विल डू दिस, ओके? तो ठीक है, बस ये समझ आ गया है। अब इसके बाद ये इधर आगे की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सब तो हो ही गया होगा, अब बहुत टाइम हो गया इसमें। एंगल ऑफ रिपोज पे बात करेंगे। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? रिपोज वर्ड से ही आपको क्या लग रहा है? रिपोज वर्ड से क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? अपोज टाइप नहीं लग रहा है, कोई भी चीज अपोज कर रहा है। अपोज मतलब कोई भी मोशन का अपोज करना, ठीक है? कोई मोशन हो सकता है लेकिन उसका अपोज करना। इधर नहीं मिटा रहा हूं इसको, अभी थोड़ा इसका रेफरेंस भी चाहिए हमें, इसे कुछ कंपैरिजन भी करना है। तो मोशन का अपोज करना इज एक्चुअली रिपोज, है ना? तो देखो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक इंक्लाइंड है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? अब ये इंक्लाइंड जो है ना, इनिशियली मैं मान के चलता हूं, चलो इंक्लाइंड को हम पहले नीचे रखते हैं ताकि ब्लॉक गिरे नहीं। क्या करना पड़ेगा ब्लॉक को नहीं गिरने के लिए? इंक्लाइंड को थोड़ा कम एंगल पे रखना पड़ेगा। मतलब ब्लॉक को मैंने यहां रखा, ठीक है? ये m मास है, ये एंगल अभी जो भी है इनिशियल का मान लो अल्फा, और इसके बाद ये जब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस इंक्लाइंड का एंगल को बढ़ाएंगे। देखो मैं दिखाता हूं अभी क्या होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाता हूं क्या होने वाला है। सपोज करो हमारे पास, देखो ये एक इंक्लाइंड है, ये थोड़ा सा अगर मैं इंक्लाइंड इस तरीके से रखता हूं तो इंक्लाइंड दिख रहा है आपको। इसके ऊपर मुझे एक ऑब्जेक्ट रखना है, ये देखो मैंने रख दिया एक ऑब्जेक्ट। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट को, अगर इस इंक्लाइंड को मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूं, देखना ध्यान से, इस इंक्लाइंड को मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ा रहा हूं, क्या ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया? तो जिस एंगल पे आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करना चालू किया वो एंगल आपको बताना है, डेट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ रिपोज। मतलब शुरुआत में क्या हो रहा था, ये इंक्लाइंड सीधा है तो इस पर कोई मोशन नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इस इंक्लाइंड को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा एंगल दिया, तो अभी भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है ये नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसको अपोज करके रखा हुआ है, ठीक है? फिर एंगल और बढ़ाया, अभी भी अपोज करके रखा है, अभी भी
एक मोमेंट आएगा जिस समय पे ये मूव करना जस्ट स्टार्ट करेगा, उस एंगल को हमें निकालना है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो इकट्ठे आप इसको घुमा के ऐसे कर दो तो ये गिर जाएगा, है ना, लेकिन आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको, ये मास भी पता है इस ऑब्जेक्ट का, सब कुछ पता है आपको, इस इंक्लाइन को धीरे धीरे आपको टिल्ट करना है और एक एंगल बनेगा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये नीचे वाले हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। क्या बात क्लियर है मेरी? तो वही हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज। चलो देखो, ये इंक्लाइन को हमें धीरे धीरे क्या करना है, ऊपर करना है। तो मान लो एक मोमेंट ऐसा आया कि ये नीचे का हॉरिजॉन्टल है और एक मोमेंट ऐसा आया कि उस एंगल पे, ये एंगल बीटा है मान लो, इस एंगल पे ये आपका मास जो m है ये अब स्लिप करना चालू कर दिया। स्लिप करना चालू कर दिया मतलब यहां से अब फ्रिक्शन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। फ्रिक्शन जो ऊपर लग रहा था इधर की तरफ, ये इधर क्यों लग रहा था, क्योंकि ब्लॉक आगे जाना चाह रहा था। फ्रिक्शन हमेशा उस मोशन को अपोज करता है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अभी हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे, वहां सीखेंगे उसको, ठीक है। तो एक्चुअल में ये मास नीचे जाना चाह रहा था, तो फ्रिक्शन इधर लग के इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रुको भाई जाना नहीं है। लेकिन एक मोमेंट आएगा जब इसका भी काम खत्म हो जाएगा, अपना जितना क्षमता था लगा लिया इसने, लेकिन अब तो है नहीं क्षमता, जितना क्षमता था लगा लिया, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये खत्म, और नीचे आने वाला फोर्स जो है वो ज्यादा लग जाएगा, तो वो नीचे आने लग जाएगा। उसी पॉइंट पे जो एंगल आ रहा है, उसी एग्जैक्ट मोशन पे, सॉरी उसी पॉइंट पे जो मोशन ये एंगल आ रहा है, आपको वो निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या होने वाला है, इसका एबीडी में बनाता हूं। ये जो एम मास है नीचे की तरफ क्या लगेगा बोलो, mg, ठीक है। इसका इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा ये निकालते हैं, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा ये निकालते हैं। ये बीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा है तो ये क्या होगा बीटा, ये तो पता है क्योंकि ये टोटल क्या होता है 90। तो mg है, ये बीटा है तो ये क्या हो जाएगा mg cos बीटा, और इधर क्या होने वाला है mg sin बीटा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, mg cos बीटा, mg sin बीटा। अब आपको देखना है कि ये जो है mg sin बीटा, यही किसको रोक के रखा था, फ्रिक्शन को रोक के रखा था। अब बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, ये तो पता ही है। तो म्यू कितना है, अभी कुछ नहीं दिया है, नॉर्मल कितना है, ये जो फोर्स है ना mg cos बीटा, यही तो आपको क्या बनाएगा, नॉर्मल का काम कराएगा, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ये पता है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर में ये है। तो इस डायरेक्शन में आप बताओ कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, मतलब नॉर्मल आपका mg cos बीटा के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं हम mg cos बीटा। अब बताओ यहाँ से F बराबर हमने निकाल दिया फ्रिक्शन फोर्स। आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है पहले ज्यादा था, ये वाला फोर्स आपका कम था, ठीक है, इसीलिए ये फोर्स आपका रुका हुआ था। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, एक्चुअल में बस ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, इस वाले को एडजस्ट करके रखा था, मतलब उसी के जस्ट बराबर हो रखा था, ठीक है। अब एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये वाला फोर्स जो है आपका जस्ट ग्रेटर हो जाएगा, मतलब आपका mg जो साइन बीटा है दैट विल बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू योर फ्रिक्शन फोर्स, है ना। पहले तो वो दोनों बराबर होके एक दूसरे को रोका हुआ था, लेकिन ये जस्ट ग्रेटर होगा तो वहां पे क्या होगा, स्लिपिंग चालू हो जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो, mg साइन बीटा दिस इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या होगा आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, म्यू mg cos बीटा। क्या बात समझ आ रही है? तो ये देखो यहाँ से mg कट गया, क्या बच गया, साइन बीटा, यहाँ cos बीटा इधर ले आओ, तो साइन बीटा अपॉन cos बीटा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। तो ये क्या हो गया, tan बीटा, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। आप ध्यान से देखो और सोचो, ये जो एंगल बीटा है यही तो हमें निकालना है, यही क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। बीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। अब जिस मोमेंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, उस मोमेंट पे आपका ये फ्रिक्शन इसके बराबर हो गया होगा, उसके बाद ये ज्यादा हुआ होगा और इसको पीछे छोड़ दिया, यही हुआ होगा। ये वाला पॉइंट जो है ये दोनों बराबर रहा होगा एक मोमेंट पे, और जैसे ही ये जस्ट आगे हुआ तो इसको पीछे छोड़ दिया। तो आपको ये कह सकते हो कि ये जो चीज है इसको हम इक्वल कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। तो यहां पे हम क्या करना पड़ेगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू म्यू। आप ध्यान से देखो, क्या tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू ही आया था। कोइंसिडेंटली क्या होता है, आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और जो एंगल ऑफ रिपोज हम कर रहे हैं, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, ये दोनों कोइंसिडेंटली सेम ही आता है। क्या आता है आपका, tan अल्फा इक्वल्स टू म्यू है, मतलब म्यू बराबर tan अल्फा और म्यू बराबर tan बीटा। तो यहां से बीटा भी अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, tan इनवर्स म्यू। सिंपल,
तो tan इनवर्स लेना हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, वो क्या होने वाला है आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी बन जाएगा और साथ साथ एंगल ऑफ रिपोज भी बन जाएगा। अगर आपको इस तरह के कोई भी सवाल आए तो आप आराम से ये चीज कर सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए। देखो दोनों ही कोइंसिडेंटली क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हमें करना है जेईई मेंस की कुछ और सवाल, इसको फटाफट से लिखो। इधर मैं मिटा देता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में मिटा देता हूँ, ये चीज तो आपको पता चल ही गया है। क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आए हुए हैं, और देखो फ्रिक्शन का जितना भी बेसिक्स है वही लगेगा, और कुछ नहीं लगने वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। फ्रिक्शन का जो बेसिक है वही लगेगा। देखो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, तब तक लिखो, मैं देखता हूं इसमें सवाल, अच्छे सवाल लाएंगे। हाँ, इसी तरीके का सवाल होगा जो कि एंगल ऑफ रिपोज वगैरह पे काम करेगा, उस पर हम देखते हैं एक सवाल। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक सवाल है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। और रफ इंक्लाइंड, पहले मैं इसका बता देता हूँ, जेईई मेन कब आया, 2022 में 27 जुलाई को ही आया है। इवनिंग शिफ्ट, ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला था इससे पहले वाला, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये है इवनिंग शिफ्ट, बाकी सब सेम। कब आया है, 27 जुलाई 2022 जेईई मेंस, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या है, देखो ध्यान से, चलो ये भी भूल ना जाओ आप, मेंस में आया कि एडवांस में आया, लिख के देता हूं। तो सवाल क्या है, ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइन, मतलब ये एक इंक्लाइंड है आपके पास, है ना, और ये इंक्लाइंड जो है ना ये रफ है। ये इंक्लाइंड क्या है, रफ। रफ मतलब इसका कुछ ना कुछ म्यू होगा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। इस पे एक मास है कैपिटल M, ठीक है, ये इंक्लाइंड पे स्लिप कर रहा है, मास m स्लाइड्स कर रहा है। द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ये एंगल कितना बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइंड बना रहा है एंगल, वो कितना है, थीटा। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स। आ गया, देखो कांटेक्ट फोर्स, अभी अभी मैंने बोला था आपको, अगर पूछे कि कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, अभी मिटाया भी नहीं हूं, ये देखो कांटेक्ट फोर्स क्या बोला था मैंने, कांटेक्ट फोर्स ये हमेशा इन दोनों के साथ को हमें लिखते हैं n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ जब बोलेंगे तभी हम उसको बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्स। एक किसी को नॉर्मल या फ्रिक्शन को कांटेक्ट फोर्स आप नहीं बोल सकते हो। इन केस एक एब्सेंट है देन यू कैन से कि एक ही कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई एक एब्सेंट हो तो हम निकालना है कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है। आपको पता है कि रफ है इंक्लाइंड, इसका मतलब फ्रिक्शन होगा, और नॉर्मल तो हमेशा ही होता है, ये तो आपको पता ही है। चलो इसका मैं यहाँ एफबीडी बनाता हूँ, इधर लिख लियो, यहाँ इसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। देखो क्या होगा, ये एम मास है, नीचे फोर्स लगाएगा mg, और यहाँ थीटा है, तो क्या होगा एफबीडी में क्या होगा बताओ, इधर लगेगा आपका एक फोर्स, इधर लगेगा एक फोर्स। ये थीटा है तो यहाँ क्या होने वाला है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो mg cos थीटा, ये अभी अभी मैं बनाया हूँ, और इधर क्या होगा mg साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक, है ना, mg cos थीटा, mg साइन थीटा। और क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बोलो, ऊपर लगेगा। एक और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है इस क्वेश्चन में जो आपने सुना नहीं होगा, मैं बताता हूं वापस। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कीप इन माइंड, क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट है ये, ठीक है। क्या है आपका, ये जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है, ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन नीचे लगने वाले ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों फोर्स जो है इक्वल होगा। जब दोनों फोर्स इक्वल होता है तो एफ नेट जब जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो का क्या मतलब है, ब्लॉक जिस स्पीड से मूव कर रहा है वही स्पीड से कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप ये ध्यान नहीं देते हो तो आप यहाँ पे गलती कर जाओगे, जो मैं अभी दिखाता हूँ। आप क्या गलती कर सकते हो, ये देखो क्या गलती कर सकते हो। आपको पता है कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये पता है आपको। एन क्या होने वाला, mg cos थीटा, तो ऊपर क्या लगेगा, ये नॉर्मल। तो यहां मैं क्या लिखूंगा बोलो, एन स्क्वायर, ठीक है, एन को एन ही रहने दो, एन स्क्वायर प्लस एफ क्या होता है बोलो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो आप क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो ये, तो ये क्या होगा बोलो, एन स्क्वायर प्लस ये हो गया म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या एन स्क्वायर कॉमन आएगा,
एन स्क्वायर कॉमन हो गया, ये म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से एन बाहर हो जाएगा। आप ऐसा करके आंसर लिख के आ जाओगे और आपको मिल जाएगा यहाँ पे लड्डू। लड्डू भी नहीं मिलेगा, -1, ठीक है, क्योंकि आपका जेईई मेन में क्या होता है ना, लड्डू भी खाने नहीं देता है, ये सीधा -1 देता है। ओके, 0 भी नहीं दे रहा है आपको, -1 देता है, +4 या फिर -1। अच्छे से करो, ढंग से करो, कॉन्सेप्चुअल होके करो तो आपको मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, नहीं तो आपको नॉर्मल भी नहीं रखा जाएगा, आपको घसीटा जाएगा, ठीक है, -1 दे के आपको दिखाएगा। तो ये चीज़ें गलती क्यों हो रही है, क्योंकि आपको समझना आना चाहिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल, ये होती है लिमिटिंग, है ना, सबसे लास्ट में। अभी क्या लग रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऊपर लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। इसका मतलब ये नीचे कितना फोर्स लग रहा है, देखो mg sin थीटा, इसका मतलब ऊपर भी कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा ही लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शन जो है आपका क्या होगा, mg sin थीटा ही होगा, है ना, वरना आप फ्रिक्शन को कुछ और ले रहे थे। क्या ले रहे थे, म्यू इंटू नॉर्मल, और म्यू क्या है, म्यू और नॉर्मल क्या है, mg cos थीटा, तो आप फ्रिक्शन को म्यू इंटू mg cos थीटा ले रहे थे, म्यू इंटू नॉर्मल करके, बट लेना क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल नहीं, mg sin थीटा लेना है, क्योंकि दोनों बराबर है तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप बोलोगे फ्रिक्शन कितना है, mg sin थीटा, तो यहाँ से क्या होने वाला बोलो, कॉन्टैक्ट फोर्स √n² प्लस f², और n कितना है, mg cos थीटा, सो mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से आप आराम से कर लोगे, क्या होगा, mg का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस mg का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा, तो क्या होने वाला बोलो, यहाँ पे mg स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाने वाला है 1। सो mg का स्क्वायर मतलब mg इंटू mg, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, तो ये mg इंटू mg, बाहर क्या निकलेगा, mg। समझ आया क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स mg हो रहा है। तो ऐसे सवाल देख रहे हो ना, जेईई मेंस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, सवाल को घुमा दिया गया है, मतलब कॉन्सेप्ट ही पूछना चाह रहा है, और उस कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से यूज कर रहा है कि आप, हो सकता है कि यहाँ पे गलती करने वाले चांस है ही। अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं दोगे तो गलती करोगे, सिंपल है। आपने ये जो फोर्स है म्यू इंटू mg cos थीटा लगा देते तो गलती कर देते, और वैसे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लगाना है mg। ओके, चलो ये मिटाते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जो अच्छे प्रॉब्लम है वही मैं करवा रहा हूँ आपको, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और गलती ना करो। अब जेईई मेंस आने ही वाला है, जोर शोर से लग जाओ, जनवरी में अटेम्प्ट होने वाला है, तो 3-4 महीने ही बचे हैं। अब आप ये ना सोचो कि 3-4 महीने बचे हैं, 3-4 महीने ही बचे हैं, ये सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ, ऐसी भी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल ही सवाल आएंगे, कुछ आसान सवाल भी आते हैं। एक सवाल आपको कराता हूँ, देखो ये कब आया है, 25 जुलाई को 2022 में, जेईई मेन 2022 25 जुलाई। शिफ्ट कौन सा है, ये मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन क्या है, देखो 4 फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट P। एक पॉइंट है आपके पास, ये P पॉइंट है, इस पे 4 अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 4 अलग अलग फोर्स। देखो इधर क्या है, F1, इधर है नीचे F2, और एक फोर्स इधर है और एक और फोर्स इधर है। ये आपका है 1 न्यूटन और ये है 2 न्यूटन। देख लेता हूँ, 1 न्यूटन या 2 न्यूटन, यस। एंगल आपका ये क्या है, 90, ये 45, ये 90, और बीच से जो डिवाइड हुआ है ये 45 और ये भी 45, ठीक है। ये सवाल है, इसमें बोला गया है P पॉइंट पे लगा हुआ फोर्स है, ये 4 फोर्स लग रहा है, 1 2 3 4। आपको बताना है द रेशियो ऑफ F1 टू F2 इज, रेशियो आपको दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ F1 इज टू F2, ये दिया हुआ है 1 इज टू X। आपको बताना है वैल्यू ऑफ X क्या होगा।
वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, निकालो निकालो, इसमें थोड़ा इंक डालते हैं। निकालो इसमें क्या आ रहा है, देखो इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, नीचे लगने वाला फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स के बराबर होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का सवाल है। ये पॉइंट पे ये बोला भी गया है यहाँ पे कि आपका 4 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट P इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर। मतलब ये जो फोटो दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स मिलके इसको क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ऊपर लगने वाला नीचे के बराबर, राइट लगने वाला लेफ्ट के बराबर। तो क्या करोगे आप, ये 1 का इधर कंपोनेंट लो, देखो क्या होगा, ये जो 1 है ना, इसका कंपोनेंट लो इधर, क्या बनेगा, ये 45 डिग्री है तो 1 cos 45, तो 1 इंटू 1/√2, ठीक है। और इधर जो फोर्स लग रहा था वो क्या था, F1 था ही, उसको रहने दो एजीटी। नीचे जो फोर्स है वो क्या है, F2, उसको रहने दो एजीटी। उसके बाद इस 1 का एक कंपोनेंट ऊपर भी जाएगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट उधर, तो इधर भी 45 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा, 1 इंटू cos 45 दैट इज 1/√2। अब इस 2 न्यूटन का क्या होने वाला बताओ, इस 2 न्यूटन का, अब ये 1 न्यूटन को गायब कर दो यहाँ से, क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन का वजूद खत्म, 1 का हमने कंपोनेंट कर दिया, मतलब तोड़ दिया, इसका वजूद खत्म हो गया, ठीक है। अब 2 न्यूटन यहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है 2 न्यूटन, इसका भी ये 45 है, तो क्या होगा, ऊपर जो लगेगा 2 इंटू cos 45, मतलब 2 इंटू 1/√2, यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, चलो यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 1/√2। इसी का इधर जो कंपोनेंट होगा ये भी कितना होगा, 2 इंटू 1/√2, ठीक है। अब देखो और तो कुछ बचा नहीं, और 2 न्यूटन वापस गायब हो जाएगा यहाँ से। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका वजूद खत्म हो गया, है ना। अब हमने कंपोनेंट कर दिया, तो अब क्या है, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, तो क्या होने वाला है, F2 बताओ क्या होगा, F2 विल बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, 2 इंटू 1/√2, तो 2/√2 अपॉन सॉरी प्लस 1/√2, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3/√2। सिमिलरली आपको F1 बताना है क्या होगा, इधर लगने वाला फोर्स बराबर इधर लगने वाला फोर्स, तो F1 प्लस 1/√2, F1 प्लस 1/√2 दिस इज इक्वल्स टू इधर लगने वाला फोर्स क्या है, 2/√2, है ना। तो F1 क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2/√2 माइनस 1/√2 दिस इज इक्वल्स टू 1/√2। तो F1 आ चुका है, F2 आ चुका है, तो यहाँ देखो यही है, F1 इज टू F2, F1 अपॉन जो F2 है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x। F1 कितना है, 1/√2, यहाँ लिखो 1/√2, और डिवाइड में F2 कितना है, 3/√2, यहाँ लिखो 3/√2, दिस इज इक्वल टू 1/x। क्या करोगे यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दो 1/√2, और इसको क्या आ जाएगा बोलो, ये खत्म हो जाएगा और बन जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/x। तो x कितना हो गया आपका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, आराम से आंसर आ जाएगा। x कितना हो गया 3। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 नंबर ये भी देके जाएंगे। तो आपको एक और चीज सीखना है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको यू नीड टू सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस विच यू नो कंप्लीटली, और आसानी से आपको आता है, वैसे सवाल को सेलेक्ट करना और वैसे सवाल को करके आना। और ऐसे आप सारे क्वेश्चन को करते रह जाओगे तो हो सकता है बहुत सारे में आप नेगेटिव कर दिए, बहुत कुछ होता है, अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत घट जाएगा। तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा करना है नहीं, हमेशा ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें पता हो और वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस इसी बात की करनी है, नेगेटिव करने से बचो। नेगेटिव करते जाओगे आपको सिलेक्शन से आप उतना ही दूर जाते जाओगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव करना और सिलेक्शन होना दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने 90 में से 90 तो अपने 75 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 75 में से 70 क्वेश्चन कर चुके हो तो 5 क्वेश्चन में तो मर्जी आपकी है, नेगेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री होकर नेगेटिव कर सकते हो, आपकी मर्जी हो जाती है फिर, ठीक है। सवाल और करें क्या, एक सवाल और करते हैं फिर आज ऑफ करेंगे। फ्रिक्शन पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। एक सवाल और करते हैं। अ 2 kg ब्लॉक इज पुश्ड
against a vertical wall by applying a horizontal force of 50 न्यूटन। एक वॉल है आपके पास, ये देखो ये वॉल है, और एक 2 kg का ब्लॉक है, इसको पुश किया जा रहा है 50 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, a 2 kg block is pushed against a vertical wall by applying a horizontal force of 50 Newton and the coefficient of static friction between the block and the wall is 0.5। coefficient of static friction mu s, यहाँ पे जो है coefficient of static याद है mu s, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया 0.5। अब बोल रहा है फोर्स F is also applied on the block vertically upward। इस पे एक फोर्स आपको लगाया गया ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, एक F फोर्स है ना। और बोला जा रहा है एज सोन इन द फिगर, मैंने फिगर बना दिया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F अप्लाइड सो दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। आपको बताना है कि ये F कितना मैक्सिमम हम अप्लाई करें ताकि आपका ब्लॉक अपवर्ड मूव ना करे, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, F मैक्स हम कहाँ तक जा सकते हैं ये हमें शो करना है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो आपको हमेशा अपोज करता है। जैसे आपने ऊपर की तरफ ये F मैक्स है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगने वाला है इसमें, नीचे की तरफ। इसका मैं FBD बनाता हूँ, देखो FBD बनाता हूँ, क्या होने वाला है ध्यान से देखना। ये ब्लॉक है यहाँ, m मास कितना है 2 kg, तो नीचे mg लगेगा डेट इज 20 न्यूटन, और साथ में आपने F ऊपर लगाया है ना, F ऊपर लगाया। अगर ये F नहीं लगता तो ये नीचे गिर रहा था, फ्रिक्शन किधर लगता, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगता। लेकिन आप बोल रहे हो कि F आप ऊपर लगा रहे हो, आपने इसको तो बैलेंस किया ही किया और साथ में आप और खींच रहे हो, तो एक समय आएगा जबकि यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो दम तोड़ देगा, है ना। मतलब जब आप इसको ऊपर खींचना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन आपका डायरेक्शन चेंज करके फटाक से नीचे आ जाएगा। ये समझ आ रही है बात, ये फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा और ये आप यहाँ पे F मैक्स लगाने का ट्राई कर रहे हो, है ना। ये F मैक्स लगाओगे तो ऐसा मोमेंट आपको लाके दिखाना है जिस मोमेंट पे ये F मैक्स जो है ऐसा हो जाए कि इसको क्रॉस ना कर पाए। अगर क्रॉस किया तो ऊपर मूव कर जाएगा, हमें ऊपर मूव नहीं कराना है, तो आपको F मैक्स कितना होगा वो निकाल के बताना है। क्लियर है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो F मैक्स है वो क्या होने वाला है, ये F मैक्स क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों के प्लस के बराबर, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 20 प्लस F दैट इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन क्या लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, Fn म्यू इंटू नॉर्मल होता है, म्यू कितना दिया है 0.5 और नॉर्मल कितना है बोलो 50 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, तो इधर पीछे की तरफ नॉर्मल लगेगा, है ना, और तो कुछ है नहीं नॉर्मल के लिए, तो 50 न्यूटन ही नॉर्मल हो जाएगा। तो 50 और इसको हटाओ, क्या बन गया 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन F मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 प्लस F कितना है फ्रिक्शन 25, तो दैट इज इक्वल्स टू 45। मतलब F मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, गलत मैं बोल रहा हूँ, लेस देन इक्वल्स टू, क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू। इससे कम हो सकता है तब भी ये रुका रहेगा, इसके बराबर हो सकता है तब भी रुका रहेगा। इसीलिए ये जो वैल्यू है इसके जैसे आगे बढ़ेगा ना, तुरंत ही ये ब्लॉक जो है ये ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू 45 न्यूटन, मतलब इतना तो आप लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते, नहीं तो ये ब्लॉक ऊपर मूव कर जाएगा। ये कब आया हुआ है, ये आया है जेईई मेन 2022 में, 2022 पिछले साल की बात है। मॉर्निंग शिफ्ट 30 तारीख, मॉर्निंग शिफ्ट 30 जून, ये जून का पेपर है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे और इतना ही करके आज का लेक्चर खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पुश पुल वगैरह सब कुछ देख लिया जो भी थ्योरी था। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम देखेंगे, हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ब्लॉक प्रॉब्लम का भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा टास्क है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम देखना, उसमें आपको रिलेटिव मोशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और उसके बाद जो भी जेईई मेंस में अच्छे क्वेश्चन आए हैं उसको हम करेंगे। तो आप देखते रहें और डीपीपी वगैरह सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।